अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। आज मैं आपसे जो पेपर डिस्कस कर रहा हूँ वो है अक्टूबर नवंबर 2023 और उसका वेरिएंट 11 एएस लेवल एमसीक्यू। बेटा एमसीक्यूज तीन तरह के होते हैं: नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चंस। एमसीक्यू सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं: चूज़ द राइट आंसर, रिमूव द रॉन्ग आंसर। और अगर कभी किसी एमसीक्यू में फंस जाओ तो मेरी हमेशा सजेशन ये होती है उस वक्त आप मेथड ये यूज़ किया करो कि रिमूव द रॉन्ग आंसर वाला काम किया करो। उससे आपको ऑटोमेटिकली सही आंसर तक अप्रोच हो जाएगी। ठीक है, हम चेक करते हैं हमारे पास किस तरह के एमसीक्यूज़ हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करता हूँ बेटा। सोडियम एजाइड इज एन एक्सप्लोसिव, ठीक है, यूज टू इन्फ्लेट एयर बैग्स इन कार्स व्हेन दे क्रैश। इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव सोडियम आयन, ठीक है, एंड नेगेटिव एजाइड आयंस। खुद कह रहा है, देखो NaN3 है, उसमें सोडियम पे क्या चार्ज कह रहा है? पॉजिटिव, ठीक है। तो बेटा एजाइड पे क्या चार्ज होगा, यानी नेगेटिव, ये जो है N3 पे चार्ज क्या होगा? -1। व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है इन द सोडियम आयन और इन एजाइड आयन, ठीक है। देखो बेटा सोडियम का प्रोटॉन नंबर 11 होता है, चार्ज क्या है? +1। +1 का मतलब 1 लेस इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10। तो ये हटा दो, ये हटा दो सोडियम आयन के लिए। अब आते हैं एजाइड के ऊपर। बेटा एक सोडियम के अंदर कितने, एक नाइट्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? 7। कितने नाइट्रोजन है यहाँ पे? 3। तो 7 इंटू 3 21। -1 का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। तो बेटा एक एक्स्ट्रा ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे? 21 + 1 = 22। द राइट आंसर मस्ट बी द बी, ठीक है। सिंपल नॉलेज, बल्कि सिंपल ओ लेवल बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी with the proton number of some elements. The letter used are not the actual symbol for this. ये फर्स्ट एनर्जी का ग्राफ है। देखो आपने क्लास के अंदर पीरियड 2 पीरियड 3 की लेफ़्ट टू राइट फर्स्ट एनर्जी के ग्राफ पढ़े हुए हैं। मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो अभी समझ में आ जाएगा। ये लिथियम है और ये नियॉन होगा, ये सोडियम है और ये आर्गन है, ये पोटेशियम होगा और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। याद है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सिमिलर होती है। इसी तरीके से दो एक्सेप्शंस पीरियड 2 में है और दो एक्सेप्शंस पीरियड 3 के अंदर है। जैसे बेरिलियम और बोरॉन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ये। इसी तरह आर जो है वो है मैग्नीशियम, जबकि एस क्या होगा बेटा? एल्यूमिनियम। इसी तरह यू फॉस्फोरस होगा और वी सल्फर होगा। तो आपको एक्सेप्शंस भी पता हैं, फर्स्ट आयन एनर्जी लेफ्ट टू राइट पीरियड 2 के अंदर भी, पीरियड 3 के अंदर भी। चलते हैं, विच स्टेटमेंट अबाउट एलिमेंट्स इन द इज करेक्ट। तो अब नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए नॉलेज। P and X आर इन द सेम ग्रुप, चेक करें। दिस इज P, दिस इज X in the same period of the periodic table. Sorry, P and X are in the same period of the periodic table. They are in the same group of the periodic table, not period. सही है। नियॉन और आर्गन सेम ग्रुप के हैं ना, नोबल गैसेस। वो कह रहा है सेम पीरियड में, गलत बोल रहा है। द जनरल इंक्रीज फ्रॉम Q to X इज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। अच्छा, यानी ये रहा Q, मैं ज़रा इससे दूसरे, ये रहा Q और ये रहा X। तो जब आप यूं जा रहे हैं ऐसे, तो जर्नल इंक्रीज एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने से आ रहा है। लेफ्ट टू राइट रेडियस इंक्रीज नहीं होता, रेडियस डिक्रीज होता है। तो बी भी गलत हो गया। सी पे आ जाए। द स्मॉल डिक्रीज इन फ्रॉम R to S इज ड्यू टू डिक्रीज्ड शील्डिंग। अब देखो, यानी मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के लिए पूछ रहा है।
जो छोटा सा डिक्रीज आया है आर और एस के बीच में, वो बिकॉज ऑफ द शील्डिंग आया है। डू यू रिमेंबर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एक्सेप्शन क्यों है? शील्डिंग रीज़न नहीं है, रीज़न ये है कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी 3p से रिमूव करना है, जबकि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी 3s से रिमूव करना है। शील्डिंग इज़ नॉट द रीज़न, सी इज़ नॉट द आंसर। डी पे आ जाओ। द स्मॉल डिक्रीज फ्रॉम U to V इज ड्यू टू रिपल्जन बिटवीन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। U क्या चीज़ है? U फॉस्फोरस है। और V क्या चीज़ है? V सल्फर है। क्या सल्फर में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें रिपल्जन होती है? यस। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं बेटा। Aluminium carbide Al4C3 reacts readily with aqueous sodium hydroxide. The two products of the reaction are NaL, AlO2 and hydrocarbon. ठीक है। Water molecules are also involved in as reactant. ये भी है, ठीक है। फिर बोल रहा है what is the formula of hydrocarbon? सिंपल इक्वेशन बना लो बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी। मैं ऊपर बना लूँ, यहाँ इसको मैं थर्ड नज़र आ रहा है, ऊपर बना रहा हूँ, यहाँ देखिएगा। Al4C3 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराओ, वाटर भी रिएक्टेंट है, ये बोला उसने। और इसने बनाया दो चीज़ें, एक बनाया है NaAlO2 और साथ में कोई हाइड्रोकार्बन बनाया है, ये बोल रहा है। मैं बहुत सिंपल रखूंगा इसको, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश नहीं करूंगा। 4 एल्यूमिनियम रिएक्टेंट साइड पे हैं, यहाँ 4 लगाओ, एल्यूमिनियम बैलेंस। 4 सोडियम प्रोडक्ट साइड पे हैं, यहाँ 4 लगाओ, सोडियम बैलेंस। अब ऑक्सीजन देख लो, फिर हाइड्रोजन और कार्बन खुद बैलेंस हो जाएंगे। अब ज़रा देखिएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड पे गिने 4 1 ज़ा 4, तो इसका मतलब है 8 बनाने के लिए यहाँ 4 लगाना पड़ेगा, 4 1 ज़ा 4, 4 और 4 8, सब कुछ बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम बैलेंस, सोडियम बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। अब आते हैं कार्बन और हाइड्रोजन पे, ठीक है। ज़रा ख्याल रखिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ वापस से ताकि मुझे समझाने में आसानी हो। नाउ लुक एट हियर। अब आप चेक करें बेटा, आपके रिएक्टेंट साइड पर कार्बन कितने हैं? 3। आप यहाँ 3 लगा, मतलब कार्बन कितने हैं? 3। ओके, और हाइड्रोजन कितने ज़रा गिनो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 और 4 12, यानी हाइड्रोजन कितने हैं? 12। अब आप सोचो इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए? CH4, C2H6, C3H8 और C6H12। C3H12 आपके पास आंसर आ रहा है, कार्बन 3 होने चाहिए, हाइड्रोजन। ऑप्शन ए रख के देखते हैं, और से देखिएगा। अगर मैं यहाँ रख दूँ CH4 और इधर लगा दूँ 3, तो चेक करो क्या ये बैलेंस्ड हो रही है? यस, कोई चीज़ तो है। द राइट आंसर इज ए। हाँ, नहीं होता ये आंसर, बी को रखता, नहीं होता सी को रखता, नहीं होता डी को रखता, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल सी बैलेंस की है मैंने आपके सामने, सब कुछ बैलेंस कर दिया। एंड में कार्बन और हाइड्रोजन को देख लिया, और कार्बन तो भी ऑलरेडी बैलेंस है, हाइड्रोजन को बेसिकली देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ। सैंपल ऑफ 35.6 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट कंटेन्स, देखो 35.6 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। पहले तो इसका मतलब समझो, इसका मतलब होगा Na2CO3XH2O, इसका मास दे रहा है 35.6, ठीक है। कंटेन्स 25.84% सोडियम आयन बायोमास। When this sample is heated, anhydrous sodium carbonate in water form, which mass of water is given off? अब देखो, अगर आप पहले तो ज़रा क्वेश्चन को देख के ना सोचा करो, आपको चाहिए क्या। अब जैसे मुझे कोई बोले आपको क्या चाहिए, तो मैं बोलूँगा भाई देखो, आपने मुझे टोटल मास दिया हुआ है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट का,
अगर मेरे पास सोडियम कार्बोनेट का मास आ जाए तो मैं उसको टोटल मास में से माइनस करूंगा, तो वाटर का मास आपने मुझसे पूछा है, मैं बता दूंगा। यही बात हो गई। ठीक है, जनरल बात। अगर आपको ये क्वेश्चन सामने आएगा तो आपके दिमाग में क्या बात आएगी? भाई आपको हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट का मास दिया हुआ है, आप उसमें से सोडियम कार्बोनेट हटा दें, हाइड्रेटेड बाहर आ जाएगा, यानी वाटर बाहर आ जाएगा, ख़त्म हो गई बात। अच्छा, अब उसने आपको क्या किया है, सोडियम आयन का मास दिया हुआ है, इट्स ओके। अच्छा, मैं कुछ स्टेप्स करूंगा, आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है, ख्याल रखिएगा। तो अगर आप इसमें कहीं फंस गए हो या कोई प्रॉब्लम हुई हो तो इससे जेन्युइन ना, मतलब हो सकता है बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इशू नहीं है। मैं इसको समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ, ज़रा देखिएगा। देखो बेटा, सोडियम आयन, आयन हो या सोडियम एटम हो, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोडियम का मास 23 होता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में कितना होता है, 23। एंड सोडियम कार्बोनेट में सोडियम कितने हैं, 2। ओके, सबसे पहले आप 35.6 का 25.84 ग्राम निकाल लें। देखें, स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप मैंने क्या किया, 35.6 इंटू 25.84 डिवाइडेड बाय 100। सबसे पहले मैं 35.6 का 25.84% निकाल रहा हूँ, आपके सामने निकालता हूँ। 35.6 इंटू 25.84 डिवाइडेड बाय 100, 9.19 ग्राम, 9.2 ग्राम ले लेता हूँ इसको, 9.2 ग्राम। अब स्टेप 1 में आपके पास क्या आ गया, स्टेप 1 में आपके पास आ गया मास ऑफ सोडियम। क्या आ गया, मास ऑफ सोडियम। हो गया डन। आगे चलें। सोडियम का मास 23 होता है, कार्बोनेट CO3 माइनस, कार्बोनेट का मास होता है 60। ठीक है, अब आप गौर से देखें जरा, सोडियम कार्बोनेट को ब्रेक करें, स्टेप 2 बता रहा हूँ, ये पहला स्टेप हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरा स्टेप कर रहा हूँ, स्टेप 2 देखिएगा बेटा। सोडियम और कार्बोनेट, यही है सोडियम कार्बोनेट। अगर 46 ग्राम सोडियम हो तो कार्बोनेट का मास होता है 60। सोचो, अगर 9.2 ग्राम सोडियम होएगा तो बेटा कार्बोनेट कितना होएगा, निकाल लेते हैं। तो इंटू 60 डिवाइडेड बाय 46, ये आ गया 11.998 ग्राम। ये किसका मास आ गया मेरे पास, मास ऑफ कार्बोनेट। सोडियम का मास आ गया, कार्बोनेट का मास आ गया बेटा। दोनों को ऐड करो, सोडियम कार्बोनेट का मास आ जाएगा, ये लो कर लो ऐड। 9.2 प्लस 11.998, तो मैंने उसी में डायरेक्ट प्लस 9.2 कर दिया, ये आ गया 21.19 ग्राम। ये किसका मास आ गया मेरे पास, सोडियम कार्बोनेट का मास। तीसरा स्टेप हो गया। स्टेप इसलिए बता रहा हूं ताकि समझने में आसानी। अब आप सोचो, आपके पास हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट का मास ये है और आपके पास सोडियम कार्बोनेट का मास ये है, आप उसमें से वाटर कैसे निकालोगे? सोडियम कार्बोनेट का मास आ गया, आ गया टोटल मास, ये रहा। बताओ वाटर कैसे निकालोगे, टोटल में से सब्ट्रैक्ट करके कर लो। 35.6 माइनस 21.19 माइनस 35.6 बेटा 14.4 ग्राम।
तो राइट आंसर इज सी। थोड़ा सा ट्रिकी था। आपको सिर्फ सोडियम का मास दिया होता तो आपको सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसकी लॉजिक पता होनी चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है। मैंने मुझे तो जो देखो, आप जब मैंने क्वेश्चन देखा बेटा तो पहले मैंने सोचा ना कि मुझे चाहिए क्या। ठीक है, तो उसने मुझे हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट का मास दिया और मुझसे वाटर का मास पूछ रहा है। तो अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ मास दिया हुआ है और मेरे पास सोडियम कार्बोनेट का मास आ जाए तो मैं माइनस करके निकाल लूंगा। वही काम मैंने किया। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर वॉज सी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। एल्यूमिनियम सॉलिड एल्यूमिनियम क्लोराइड सबलाइम एट 178, बिल्कुल सही बात है। 2AlCl3 सबलाइम होता है और ये बनाता है Al2Cl6। दैट्स इट। उसके बाद बोल रहा है विच स्ट्रक्चर बेस्ट रिप्रेजेंट स्पीशीज दैट इन द वेपर ऑफ द एट दिस टेम्परेचर। तो बेटा आपको पता है ना, दो डेटिव बॉन्ड होते हैं Al2Cl6 के अंदर बेटा, और क्लोरीन, एक एल्यूमिनियम को दूसरा क्लोरीन दूसरा एल्यूमिनियम को। तो सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। आई होप आपको स्ट्रक्चर याद होगा। अभी भी डेटिव बॉन्ड के अंदर हमने पढ़ा हुआ है, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ डिस्कस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। विच रो इज करेक्ट? शेप ऑफ H3O प्लस और शेप ऑफ HCl2। देखो बेटा, H3O प्लस का स्ट्रक्चर भी आपने क्लास लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। एक डेटिव बॉन्ड होता है तो आपका एक लोन पेयर यूज हो जाता है। तो तीन बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड्स आर कंसीडर एज बॉन्ड पेयर। तो तीन बॉन्ड पेयर विद वन लोन पेयर का मतलब ये हो गया बेटा पिरामिडल। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इन दोनों में से कोई एक आंसर है। HCl2 सल्फर ग्रुप 16 का है। तो अगर ये दो बॉन्ड्स बना लेगा तो इसमें दो लोन पेयर तो अभी भी बचेंगे ना। 16 का मतलब आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो टू बॉन्ड्स विद टू लोन पेयर का मतलब हो गया बेंट। ठीक है, तो लीनियर तो नहीं हो सकता, सॉरी, लीनियर तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब व्हाट्स राइट आंसर? राइट आंसर इज ए, नॉन लीनियर बेटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूँ। When an evacuated tube of the volume 400 centimeter cube is filled with the gas at this and pressure this, the tube increased mass this, assume the gas behaves an ideal, what is identity of the gas? अब देखो, मैं आपको हमेशा, अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला, पहले क्वेश्चन को देखकर सोचा करो क्या चीज़ चाहिए तुम्हें। अब जैसे फॉर एग्जांपल उसने आपको ABCD के अंदर गैसेस दी हुई है। ठीक है, तो अगर आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाए इन गैसेस का तो आप कंपेयर कर सकते हैं ना कि कौन सा मॉलिक्यूलर मास फिट हो रहा है, आंसर आ जाएगा। सो सिंपल। अब देखिए फॉर एग्जांपल, भाई पी वी इज इक्वल टू NRT होता है। भाई पी वी इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास RT होता है। भाई मॉलिक्यूलर मास बराबर होता है MRT अपॉन PV के। हो गया सॉल्व। यूनिट्स का ख्याल रखना। मास आपको दिया हुआ है 0.65, आर की वैल्यू आपको दी हुई है 8.31, टेम्परेचर आपको ऑलरेडी केल्विन में दिया हुआ है 300 डिवाइडेड बाय प्रेशर आपको किलो पैस्कल में दिया हुआ है, इसको पैस्कल में कन्वर्ट कर दें 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, आपको मीटर क्यूब में चाहिए तो 400 इंटू 10⁻⁻6 कर दो बेटा। मॉलिक्यूलर मास जो भी आएगा कंपेयर कर लेना किसका है आंसर। ये लो मैं आपको करके देता हूँ। 0.65 इंटू 8.31 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 101 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 400 10⁻⁻6 इज इक्वल टू दबा, आंसर आ रहा है 40 करके देख लो। 40 पता है किस नोबल गैस का मास होता है? आर्गन का। आंसर हीलियम का होता, आंसर तो हीलियम बोलते हैं। क्रिप्टन का मास पीरियोडिक टेबल से देख के ही बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। नाइट्रोजन N2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बोथ हैव मॉलिक्यूलर मास 28। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन इज 77 जबकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन मोनो इज 82। डेफिनेटली ये नॉन पोलर है, ये देखिए, और ये पोलर होगा बेटा। अच्छा, इन दोनों को कंपेयर क्यों कर रहा है? एक तो दोनों का मास क्या है 28, दूसरा 7 और 7, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं 14, और 6 और 8, 6 और 8 का मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन है 14।
दोनों का मास सेम, दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम, बस एक पोलर होगा और एक नॉन पोलर होगा। ये स्लाइटली नेगेटिव होगा, ये स्लाइटली, तो डेफिनेटली इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, व्हाट कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। वही चीज़ पूछ रहा है जो हम सोच रहे हैं। अब देखते हैं क्या बोलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हैव अ परमानेंट डाइपोल, ठीक है, जबकि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज नॉट पोलर। मुझे तो लगता है ए आंसर होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, बट मुझे शक है, हो सकता है इससे बेस्ट आंसर हो, तो मैं आगे पढ़ता हूँ। N2 हैज़, अच्छा उसके बाद बोल रहा है वो आपसे, N2 हैज़ सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग और कार्बन मोनो ऑक्साइड हैज़ सिग्मा बॉन्डिंग ओनली। जी नहीं, दोनों में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, तो बी ऑब्वियसली गलत हो गया। उसके बाद बोलता है N2 हैज़ स्ट्रॉन्ग नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़ कार्बन डबल बॉन्ड ओ। तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड में डबल बॉन्ड होता है। जी नहीं, दोनों में ट्रिपल बॉन्ड होता है। उसके बाद आ जाए बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड इसलिए होता है कि एक डेटिव बॉन्ड होता है। आई होप आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्डिंग याद होगी। ऑप्शन डी पे आ जाए, द कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन्स। जी नहीं, दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है। इसका मतलब राइट आंसर इज ए। देखो मुझे शक था, ए मुझे बेस्ट आंसर लग रहा है, मैंने सोचा शायद हो सकता है इससे कोई अच्छा आंसर आ जाए, तो इसलिए मैंने उसको क्वेश्चन मार्क लगा के आगे बढ़ गया था। लेट्स सी आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 9 पे, विच स्टेटमेंट अबाउट इंथैल्पी चेंज इज करेक्ट। टोटली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। इंथैल्पी चेंजेस ऑफ रिएक्शन आर ऑलवेज नेगेटिव। जी नहीं, इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी पॉजिटिव, दोनों हो सकती हैं। इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, उल्टा बोल रहा है, इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑल कंबशन एनर्जीज आर नेगेटिव बेटा। उसके बाद क्या बोल रहा है, इंथैल्पी चेंजेस ऑफ फॉर्मेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव। जी नहीं, फॉर्मेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। Enthalpy change of neutralization is always negative. Yes, all neutralization energies are negative. आपको मैंने अलग से इसका की पॉइंट भी लिखवाया था बेटा, तो आई होप याद होगी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आता हूँ। What is definition of standard enthalpy change of neutralization? देखो स्पेसिफिक रहना जब डेफिनेशन पूछे। व्हाट इज तो आपने क्लास में डेफिनेशन क्या पढ़ी है, मैं याद दिलाता हूँ आपको। When 1 mole of water is formed during acid base reaction, ये डेफिनेशन है, ढूंढ लो। When 1 mole of aqueous acid neutralized by aqueous alkali, ऐसा कुछ भी नहीं बोला मैंने। When 1 mole of aqueous alkali neutralized by aqueous acid, ऐसा भी नहीं बोला। When 1 mole of aqueous acid neutralized by 1 mole of aqueous alkali, ऐसा भी नहीं बोला। 1 mole of water is formed from acid base reaction, ये बोला है। तो when an aqueous acid aqueous alkali react together to produce, ये आ गया ना specific word, 1 mole of water is formed। the right answer is D। तो जब वो डेफिनेशन पूछे तो स्पेसिफिक रहना, खत्म बात। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। HOCl is the molecule that kills bacteria when chlorine is added to the water. The following reaction produce. Which statement about this reaction is correct? Okay. अच्छा, ज़रा ऑप्शंस देखो, इसमें सब में ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, ये देखें आप। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से लिख लेते हैं, बाकी बाद में पढ़ेंगे। क्लोरीन ज़ीरो होगा, वाटर H प्लस साइन यहाँ भी है, वहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, वहाँ भी, ये +1 होगा क्लोरीन और ये क्लोरीन -1 होगा। ठीक है, अब देखिए, क्लोरीन इज बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। राइट आंसर इज ए। कैसे, ये देखो, 0 से +1 में जा रहा है, ऑक्सीजन स्टेट आपको निकालना आ रही है, तो 0 से +1 का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। 0 से -1 में जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो बेटा क्या हो रहा है, रिड्यूस। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये आपको मैंने क्लास में भी कराया, पता है कहाँ कराया है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है, राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4। ठीक है, अब ये देखो, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है बेटा। अब क्या बोल रहा है, विच कंडीशन गिव्स द ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ N2O4 एट इक्विलिब्रियम। चलो, अच्छा प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ है।
प्रोडक्ट के मोल्स कम हैं, रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा है, तो हमें प्रेशर बढ़ाना चाहिए। क्यों? इक्विलिब्रियम वहाँ जाएगा जहाँ मोल्स कम हो। एक बात हो गई। दूसरी बात, एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा ताकि फॉरवर्ड जाए। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन में वी डिक्रीज द टेम्परेचर टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ योर प्रोडक्ट। तो प्रेशर हाई, टेम्परेचर लो, ढूंढ लो कहाँ है, प्रेशर हाई, टेम्परेचर लो। बी शुड बी द राइट आंसर। टोटली नॉलेज बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ, ठीक है। When an equimolar mixture of H2 and I2 reacts, the mole fraction of HI in the final mixture is X. Okay. इक्वीमोलर का मतलब सेम नंबर ऑफ मोल्स, और मोल फ्रैक्शन आपको कितना दिया हुआ है, एच आई का एक्स दिया। व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी। अच्छा, अब मुझे लगता है इसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हुआ होगा। देखो एक बात, मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ चीज़ों को ज़रा समराइज़ करके चीज़ समझाने की। एक बात हमेशा याद रख दो, क्लास के अंदर भी बार बार बोलता रहता हूँ। आपको याद है जब हमने केपी के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, या केपी के क्वेश्चन में आपको समझाता था, तो उस वक्त मैं आपको एक बात बोलता था, आपको इंडिविजुअल हर रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का प्रेशर निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल प्रेशर, और सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर विल नेवर एवर एक्सीड द टोटल प्रेशर। अब सवाल ये है कि आप इंडिविजुअल प्रेशर निकालते कैसे थे? मोल से। इसका मतलब है जो मोल फ्रैक्शन होगा वही प्रेशर प्रेशर का फ्रैक्शन भी होगा। यस और नो? जो मोल फ्रैक्शन होगा वही प्रेशर का फ्रैक्शन भी होगा, क्योंकि मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं किसके बेटा? प्रेशर के। अब नसीहत है मेरी, जब भी ये एक्स तरह की चीज़ें देता है ना, मतलब सॉल्व नहीं करी, ये अनसॉल्व्ड है ना, और आपसे बोल रहा है के बी, तो इस अब आप जाहिर बात है इसका मतलब है उसने कुछ नहीं निकाला, उसने बस वो मोल्स की वैल्यूज़ रखी हुई हैं। तो आप भी जितना उसने जिस तरीके से वो पूछ रहा है उस तरीके से लिख दो। अब इक्वी मोलर में बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हम कैसे रखें इक्वी मोलर, 10-10 रखें, 5-5 रखें, 2-2 रखें, 1-1 रखें। तो मेरी सजेशन ये, हमेशा लीस्ट वैल्यू से स्टार्ट किया करो, वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, चलो हम इसे नॉर्मल तरीके से ज़रा एग्जामिनर से हट के सॉल्व करते हैं, मतलब जो वो बकवास कर रहा है उसको हटाओ, साइड पे रखो, हम इसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं। H2 प्लस I2 गिव्स यू 2HI। जो आपके रिएक्शन में मोल्स हैं वही रख दो, वही 1-1 है। ये 1, ये 1 और ये 0। भाई ये 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 2x। भाई ये आपके मोल फ्रैक्शन आ गया, राइट। अब उसने x बोला है, ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ देखिएगा, मैं उसे अपने तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। पहले के पी बराबर होगा प्रेशर ऑफ एच आई का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ H2 और प्रेशर ऑफ I2, यही होगा। चलो वैल्यूज़ रख दो मोल्स की, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। आ जाओ बेटा, क्या आंसर आ रहा है ज़रा देखो, 4x स्क्वायर और नीचे 1 माइनस एक्स, और इंटू 1 माइनस एक्स यानी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये मैंने कितने सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया। 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। द राइट आंसर मस्ट बी द सी। अब अगर किसी बच्चे को एतराज़, सर हमने तो मोल फ्रैक्शन यहाँ x लिया था और यूँ था यूँ था, मेरा सवाल ये है उस बच्चे से कि बेटा आपको इनिशियल मोल्स दिए हुए ही नहीं है ना, तो गड़बड़ तो होगी। अब फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा इसको ऐसे सॉल्व करता है, सपोज ये देखो, मुझे मालूम है यहाँ अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, डेफिनेटली हो रहे होंगे। उसमें आपका कसूर नहीं है, गोरे का कसूर है, आपका कोई कसूर नहीं। हम तो काले हैं, क्या करें, समझ नहीं आती मुझे कभी कभी। कभी कभी ना मुझे लगता है, अपनी मैं पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ, वो ना एक्स्ट्रा एफिशिएंट बनता है, मतलब अपने वो चलाने के लिए कि मैं
मैं अब किंग हूँ, ऐसा नहीं है यार। सब माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे लोग दुनिया में हैं, इतने अच्छे अच्छे नॉलेज वाले दुनिया में लोग हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कैटेगरी तो हम तो किसी उसमें है ही नहीं। मतलब मैं वाकई बहुत अच्छे और पढ़े लिखे लोगों को जानता हूँ, बहुत सोफिस्टिकेटेड लोगों को जानता हूँ, और बहुत केमिस्ट्री में बहुत अच्छे बहुत बेहतरीन लोगों को जानता हूँ। खामोशी से अपना काम कर रहे होते हैं। यहाँ देखिएगा, H2 + I2 gives you 2HI, ठीक है। अब एक बच्चा बोलता है सर आपने यहाँ वन लिया, यहाँ वन लिया और यहाँ ज़ीरो लिया। लेट्स सपोज अगर वो इस मोल फ्रैक्शन को x कह रहा है, तो इसका मतलब वो 2 मोल्स को x कह रहा है। हाँ, तो सर आप 1 मोल को x/2 लिखेंगे। हाँ, 1 माइनस x/2, 1 माइनस x/2, अगर कोई बच्चे ने ऐसा सोचा हो, ठीक है, ये भी सही है। अब लेकिन इसके साथ मसला क्या होगा ज़रा देखिएगा। हुआ ये है कि अगर आप इस वैल्यू को पुट करें तो आपके पास ये देखें, आपने कहा कि p = यही वाला काम कर रहा हूँ, ठीक है, और से देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका x² / 1 माइनस x/2 का होल स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करो, ये आएगा 4x² / 2 माइनस x का होल स्क्वायर, ये आंसर है। करके देख लो, इतनी मैथ्स तो होगी ना आपकी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये आंसर यहाँ कहीं नज़र आ रहा है आपको? 4x² / 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर नहीं नज़र आ रहा है ना। तो मैं तो यही चाहूँगा आपको कि बेटा कि आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। वरना कन्फ्यूजन बढ़ती रहेगी, और इस तरह के सवालों में जिसमें वो कुछ गिवन नहीं देता, आपको बोलता है खुद से सोचो, खुद से सब कुछ करो, तो यार स्टूडेंट है यार, ऐसा भी नहीं है कोई पीएचडी थोड़ी कर रहा है बच्चा। तो आई होप मेरा आपको सिंपल मेथड समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है सिंपल तरीके से समझा दूं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 पे आता हूँ। इन रिएक्शन 1 a student measure initial rate of production of carbon dioxide when copper carbonate solid is added to 50 centimeter cube of 0.1 mole per dm cube nitric acid, ठीक है। In reaction 2, the student repeats the experiment using 50 centimeter cube of 0.5 mole per dm cube nitric acid, ठीक है। अच्छा, पहले में 50 और 0.1 था, दूसरे में 50 और 0.5 है। इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दी है सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, सेकेंड रिएक्शन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दी, तो याद रखिएगा। उसके बाद बोलता है एंड द सेम मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट इज यूज, ठीक है, इन अ रिएक्शन 1 एंड रिएक्शन 2, ठीक है। द एसिड इज इन एक्सेस, सही है, एसिड आपका एक्सेस में है, ओके, और सैंपल ऑफ सेम कॉपर कार्बोनेट पाउडर्ड इज आर यूज, यानी दोनों में कैल्शियम कार्बोनेट कॉपर कार्बोनेट पाउडर यूज किया है और सब कुछ सेम है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन एक में कम है और एक में ज़्यादा है। तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन 1 का स्लो होगा और रेट ऑफ रिएक्शन 2 का फास्ट होगा, दैट्स इट, क्योंकि आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, विच रो इज करेक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन 1 और रेट ऑफ रिएक्शन 2। देखो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन 2 फास्टर है, तो 2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, 1 की कम होगी। तो अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा हो न्यूमिनेटर से, तो वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी ना। तो ए गलत, बी गलत, ग्रेटर देन 1 गलत हो गया, लेस देन 1 आंसर आएगा। सही है, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर ज़्यादा है, रिएक्शन 2 का रेट ज़्यादा है। आगे आ जाओ, इनिशियल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इन रिएक्शन 1, इनिशियल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन रिएक्शन 2। भाई जाहिर बात है, जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ इफेक्टिव कोलिजन्स भी ज़्यादा होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ सेकंड वाले की वैल्यू फिर से ज़्यादा हो गई। तो डिनोमिनेटर अगर ज़्यादा है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर है, तो न्यूमिनेटर से अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा हो तो वैल्यू फिर लेस देन 1 होगी। तो बेटा ये हटा दे, वो हटा दिया, व्हाट्स राइट आंसर? राइट आंसर मस्ट बी द डी। इसने सिंपल क्वेश्चन को ना थोड़ा मोड़ तोड़ के बताने की कोशिश की है। आई होप बच्चों ने इसे हैंडल कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, द फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड हैज एक्टिवेशन एनर्जी 30। अच्छा, अब इसके मतलब पहले समझ लो, इसका मतलब ये है
ये रिएक्शन है और ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है। ये मैंने क्या किया रिजवान? ओके, सही है ना, ये आ गया। ठीक है बेटा, ये रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, है ये वाली, ये दी हुई है उसने 30, यही बोल रहा है। सही है, एक्सोथर्मिक है और एक्टिवेशन 30। द रिवर्स रिएक्शन इज प्रोसीड बाय मैकेनिज्म, दिस इज एग्जैक्टली रिवर्स द मैकेनिज्म ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। यानी अगर आप इसको रिवर्स जाएंगे तो और पहले मैं समझा दूं आपको, यहाँ देखिएगा, ये देखें बेटा, बे यार, यहाँ देखिएगा, ये जो एक्टिवेशन होगी ना, रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन ये वाली होगी, ठीक है, याद है ना? काश आपने पढ़ी हुई है। ये एक्टिवेशन होगी किसकी? रिवर्स की, ठीक है, रिवर्स की, रिवर्स रिएक्शन की होगी। आगे देखो क्या बोलता है, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज -30। पहली बात तो ये एक्टिवेशन कभी नेगेटिव में हो ही नहीं सकती, एक्टिवेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप हमेशा क्या बोलते हो, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी इज गिवन, तो पॉजिटिव होगी ना, तो ये तो वैसे ही गलत है। और -30 के इक्वल भी नहीं है, बकवास कर रहा है। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज ग्रेटर देन जीरो, यस, जीरो नहीं हो सकती कभी भी, बट लेस देन 30। मोर देन 30 होगी ना। अगर फॉरवर्ड वाला और एंडोथर्मिक रिएक्शन की एक्टिवेशन हमेशा एक्सो से ज़्यादा ही होती है रिवर्सिबल रिएक्शन में, याद है की पॉइंट। तो रिवर्स में जाएंगे तो एक्टिवेशन ये होगी ना ज़्यादा, ये वाली ज़्यादा है इससे। अच्छा, तो बी गलत हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू, नहीं होगी इक्वल, नहीं होगी इक्वल, ज़्यादा होगी। यही तो कब से बोल रहा हूँ, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज ग्रेटर देन +30, यस, यही तो समझा रहा हूँ गोरे को। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। एक्स वाई एंड जी आर एलिमेंट्स ऑल फाउंड विद इन ग्रुप 13 14 15, ठीक है। अच्छा, 13 14 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, यानी 3 ग्रुप्स में से हैं, याद रखिएगा, 1 2 3। एक्स इज इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज वाई, ओह, एक्स और वाई सेम ग्रुप के हैं, ठीक है। वाई एंड जेड आ गया ना काम, पीरियड 3 का है। अब देखो पीरियड 3 के अंदर 13 14 15 वाले कौन से हैं, पहले वो देख लेते हैं, और से देखिए। ये हो जाएगा 13 होगा एल्यूमिनियम, 14 होगा सिलिकॉन, और 15 होगा फॉस्फोरस, ठीक है। अच्छा, अब पहले मेरी बात को ज़रा ज़रा कोशिश कीजिएगा समझने की, बोल के आ रहा हूँ। वाई एंड जी आर इन द सेम पीरियड और पीरियड 3, तो इसका मतलब है ये इनमें से, इन तीनों में से कोई एक वाई है और कोई एक जेड है, बस ये तो कंफर्म हो गया। इनमें से कोई वाई है और कोई ना कोई जेड है, तीन में से, ओके। आगे देखिएगा, फर्स्ट आयोशन एनर्जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोशन एनर्जी ऑफ वाई। अब देखो, अगर y पीरियड 3 का है तो इसका मतलब है x पीरियड 2 का हुआ। कैसे? आयोनाइजेशन ग्रेटर है तो ऊपर हुआ ना। अगर बोलता आयोनाइजेशन लेस है x की, ठीक है, तो नीचे होता। और उसने पहले कह दिया था कि x और y सेम ग्रुप के हैं, ये रहा। यानी सेम ग्रुप का मतलब या तो x बोरॉन होगा, या तो x कार्बन होगा, या फिर x, ये मैंने कैटेगराइज कर दिया। अब आप पढ़े, आपको समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। x ऊपर है, y नीचे है, सेम ग्रुप के हैं, ठीक है। और y और z पीरियड 3 के हैं। इसका मतलब इनमें से कोई खेल है, इन 6 में से कोई एक x है, कोई एक y है और एक कोई z है। आप ये चलते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ z इज लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ y। अब आप इन तीनों को गौर से देखें। Z का मेल्टिंग पॉइंट Y से लेस है, तो इन तीनों में सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है? सिलिकॉन का।
उसके बाद एल्यूमिनियम का, और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? फॉस्फोरस का। अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं है, आगे चलो, आगे चलते हैं। Y एंड Z बोथ क्लोराइड्स आर वाइट सॉलिड। ओ, तो बेटा सिलिकॉन हट गया, बोल क्यों? सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, इसने कहा है वाइट सॉलिड, ये तो हट गया। अब एल्यूमिनियम और फॉस्फोरस में से कोई एक Y है और कोई एक Z है, हो गया सॉल्व। उसने कहा है Z मेल्टिंग पॉइंट लेस देन द Y। एल्यूमिनियम और फॉस्फोरस में से कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? फॉस्फोरस का। तो ये आपका Z हो गया, ये आपका Y हो गया, ये आपका X हो गया, क्योंकि उसने कहा है X और Y सेम ग्रुप के। थोड़ा सा जब आपके दिमाग में पीरियोडिक टेबल हो, प्रॉपर्टीज हो, तो इट इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन, या सोचने वाला है। चीज़ों को, कड़ियों को मिलाएं फिर पता चलेगा। आगे बोलता है दीज वाइट सॉलिड्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस पीएच लेस देन 4, यानी एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जाहिर बात है ये एल्यूमिनियम भी एसिडिक सॉल्यूशन देता है, लेस देन pH 4, फॉस्फोरस भी देता है, ठीक है। विच रो ऑफ द टेबल पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स और वाई? एक्स और वाई क्या हो गया? एक्स बोरॉन और वाई एल्यूमिनियम। राइट आंसर मस्ट बी द ए। इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, अगर कोई फंसा है, सही फंसा है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए। विच रो अबाउट सिलिकन एंड मैग्नीशियम एंड देयर आयंस करेक्ट? सिलिकन, मैग्नीशियम एंड देयर आयंस। कंपैरिजन ऑफ सिलिकन एंड मैग्नीशियम। सिलिकन हैज़ ग्रेटर एटॉमिक रेडियस देन मैग्नीशियम। सिलिकन का एटॉमिक नंबर 14, ये 12। लेफ्ट टू राइट रेडियस छोटा होता है, ए गलत हो गया। सिलिकन हैज़ लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन मैग्नीशियम, यस। एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है? सिलिकन हैज़ 4 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। सिलिकन में इलेक्ट्रॉन नहीं होते डीलोकलाइज, क्या बोल रहा है? बी गलत हो गया बेटा, मतलब एक्सप्लेनेशन ही गलत दे रहा है। सी पे आ जाओ। सिलिकन हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन मैग्नीशियम, गलत बोल रहा है। सिलिकन हैज़ द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन पीरियड 3। लास्ट रह गया, राइट आंसर इज डी। पढ़ लेते हैं। द रेडियस ऑफ सिलिकॉन 4 पॉजिटिव इज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ मैग्नीशियम 2+। बिल्कुल सही है, 4 पॉजिटिव का रेडियस छोटा होगा देन मैग्नीशियम। सिलिकॉन हैज़ ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, यस। सिलिकॉन के 14 प्रोटॉन होते हैं और इसके 12 होते हैं, तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन इज एन एसिड बेस इंडिकेटर बिलो pH 3.8 इट इज़ येलो, ठीक है। अबव pH 5.4 इट इज़ ब्लू, बिटवीन दीज इट इज़ ग्रीन, ठीक है। ये याद रखना है। आगे देखो, ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन इज एडेड टू द aqueous solution formed when द क्लोराइड ऑफ एलिमेंट टी एडिड टू द वाटर। ओके, क्लोराइड ऑफ एलिमेंट टी है, आपने उसको पानी में डाला, द कलर बिकम्स येलो, इसका मतलब है pH लेस देन 3.8 है। उस क्लोराइड को पानी में डालने से pH 3.8 से कम हो गई, एसिडिक हो गया। When an excess of solid oxide element U slowly added to this yellow solution, indicator turns green then blue, यानी pH यानी pH ग्रेटर हो गई उस ऑक्साइड को डालने से, सॉलिड ऑक्साइड को डालने से, कितनी? 5.4 से बढ़ गई। विच रो करेक्टली आइडेंटिफाई द टी एंड यू? सबसे पहला सवाल तो ये है, ऐसा क्लोराइड ढूंढो जो पानी में डालने से pH को 3.8 से कम कर दे। तो मैग्नीशियम नहीं हो सकता, मैग्नीशियम नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड को पानी में डालोगे तो 6.5 pH देता है। सिलिकॉन 3.8 से कम कर देगा। अब सवाल ये है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा ऑक्साइड यूज़ करोगे? फॉस्फोरस ऑक्साइड तो एसिडिक होता है, एसिडिक ऑक्साइड को एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या pH इंक्रीज करेगी? जी नहीं, न्यूट्रलाइज नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। राइट आंसर इज ए, सोडियम ऑक्साइड बेसिक होता है, तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के सॉल्यूशन में जब सोडियम ऑक्साइड डालोगे तो pH क्या करती जाएगी? इंक्रीज। राइट आंसर इज ए।
क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। विच रो करेक्टली डिस्क्राइब द सेपरेट रिएक्शन ऑफ कैल्शियम एंड स्ट्रोंटियम विद वाटर? सब्सटेंस रिड्यूस, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, मोर विग्रस रिएक्शन। ग्रुप टू में टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो स्ट्रोंटियम का रिएक्शन फास्टर होगा, ठीक है। तो कैल्शियम और वाटर हटा दो, कैल्शियम और वाटर हटा दो, तो ए हट गया, सी हट गया, रिमूव द रॉन्ग आंसर। आगे आ जाओ। उसके बाद वो बोल रहा है कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है और कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। ये देखें, कैल्शियम गया पानी में, क्या बनाएगा सोचो। ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये देखो, और साथ में बनाएगा हाइड्रोजन, ये बनाएगा। अब सोचो, कैल्शियम 0 था, +2 में चला गया, क्या हो गया ये? ऑक्सीडाइज हो गया। हाइड्रोजन प्लस था, 0 में चला गया, क्या हुआ? रिड्यूस। तो वाटर रिड्यूस हो रहा है और मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो सब्सटेंस रिड्यूस वाटर और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कैल्शियम और स्ट्रोंटियम, स्ट्रोंटियम प्लस वाटर, राइट आंसर मस्ट बी द डी। हो गया। आगे देखो, एल एन एम आर बोथ कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, दोनों कंपाउंड्स हैं। एल एन एम आर बोथ सॉल्यूबल इन वाटर। ग्रुप 2 के सॉल्युबिलिटी याद रखना। व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एल एंड एम आर मिक्स्ड, वाइट पीपीटी इज फॉर्म। व्हाट कुड बी एल एंड एम? बेरियम क्लोराइड सॉल्युबल, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्युबल, दोनों मिलेंगे तो बेरियम सल्फेट के वाइट पीपीटी बन जाएंगे। राइट आंसर मस्ट बी द ए। किसी को शक है तो बाकी चेक कर लेते हैं। बेरियम सल्फेट सॉल्युबल ही नहीं होता, वो कह रहा है बोथ आर सॉल्युबल। बेरियम नाइट्रेट सॉल्युबल, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्युबल, लेकिन दोनों को मिलाने से क्या बनेगा? बेरियम क्लोराइड सॉल्युबल, मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉल्युबल, वाइट पीपीटी तो नहीं बनेंगे। नीचे आ जाओ, बेरियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल, ऑल कार्बोनेट्स आर वाटर इनसॉल्युबल, वो कह रहा है दो वाटर सॉल्युबल हैं। व्हाट्स राइट आंसर? राइट आंसर इज ए बेटा। आई होप मेरी डिस्कशन से आपको फायदा हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में से कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा बेटा। दुआओं की खास दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।